Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today I am giving you lecture about searching algorithm and its analysis. But before starting this lecture, I would like to give you a brief recap of our previous lecture, which was about a master theorem to solve any recurrence relation. यानी कि पिछले लेक्चर का मैं आपको एक रिकैप देना पसंद करूँगा कि जो हमारा था इसके बारे में कि हम मास्टर थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी रेकरेंस रिलेशन को एनालाइज करने के लिए। जब हम कोई भी रिकर्सिव यानी कि हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, इटरेटिव अप्रोच एंड रिकर्सिव अप्रोच। जब हम प्रोग्रामिंग राइट करते हैं, कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, कोई कोड लिखना चाहते हैं या सूडो कोड लिखना चाहते हैं, अब दोनों का एनालिसिस यानी उसकी जो हम फाइनल जो फंक्शन यानी जो उसकी कम्प्लेक्सिटी को प्रेजेंट करते हैं फंक्शन, हम उसके बनाने का तरीका भी डिफरेंट है और हम सीख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। फिर हम उनका एनालिसिस करते हैं। तो जब हम रिकर्सिव फंक्शन की जो इक्वेशन बनाते हैं यानी रेकरेंस रिलेशन जो हम बनाते हैं, उसका अगर हमें एनालिसिस करना हो तो हम 4 मेथड यूज़ करते हैं और उसमें से 3 मेथड हमने पहले कवर किए थे और लास्ट लेक्चर में जो हमने मास्टर थ्योरम था वो भी हमने कवर कर लिया। मास्टर थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो इसमें यानी कि कौन सी रेकरेंस रिलेशन जो है, रेकरेंस रिलेशन या ऐसी इक्वेशन जो रिकर्सिव फंक्शन की बेस पे बनी है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे या कौन सी टाइप की इक्वेशन होगी। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका जो रेकरेंस रिलेशन का जो फंक्शन होगा, इट शुड बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं? जिसमें जब भी आप अपने एक प्रॉब्लम के इनपुट साइज को डिवाइड करेंगे तो जो सब प्रॉब्लम के जो साइज होने चाहिए, इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और ये सेम आर्डर कंटिन्यू रहना चाहिए। ये ना हो कि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्ट में है n, आप इसको n/2 करते हो, n/2 करते हो और नेक्स्ट में आप लोगों ने n/3 और n/5 करना स्टार्ट कर दियो। इनका आर्डर आप लोगों ने सेम रखना है, यानी कि आपको सब प्रॉब्लम का जो साइज होगा फॉर ऑल नोड एंड फॉर ऑल एट लेवल, यानी कि जितने भी लेवल्स हैं उन तमाम के ऊपर इनके जो नंबर ऑफ इनपुट की डिवीजन हो वो कॉमन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 2 है, हम इक्वल साइज दे रहे हैं, इनपुट साइज दे रहे हैं दोनों नोड्स को, देन फॉर ऑल नोड्स इट शुड बी सेम साइज। क्लियर? सेकंड हमारे पास ये है कि इस इक्वेशन में जो रेकरेंस इक्वेशन होती है fn, इट शुड बी पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी इसको हमें पॉलिनोमियल में हमें लिखना है। अब ये नहीं हो कि हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, लाइक साइन एक्स आप यूज़ कर रहे हो, काज हाइपरबोलिक यूज़ कर रहे हो या इसी तरह काज एक्स यूज़ कर रहे हो, तो इन सीरीज़ को हमने यूज़ नहीं करना है। ऐसे फंक्शन को हमने अगर यूज़ करेंगे भी सही हमारे रिलेशन में या इक्वेशन में या फंक्शन में ये इंक्लूड भी हो जाते हैं, देन वी कैन नॉट अप्लाई मास्टर थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे कि हम मास्टर थ्योरम को कब अप्लाई करेंगे। अब जब हम मास्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 3 जो कांस्टेंट हैं, चार कांस्टेंट जो हैं, a, b, c एंड फोर्थ वन d। ये फोर्थ है, यहाँ पे फर्स्ट कांस्टेंट, b सेकंड कांस्टेंट और c जो है ये आप लोगों के पास थर्ड कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें इनको अंडरस्टैंड करना है। अगर ये अंडरस्टैंड हो जाते हैं देन वी कैन अप्लाई इजीली एनी केस ऑफ मास्टर थ्योरम। हम मास्टर थ्योरम का कोई भी केस जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें ये 4 कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करना और प्लस इसको सॉल्व करना आ जाए या इसको एवेलुएट करने का मेथड आ जाए, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर भी कर लिया था। और मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ या आप समझ लें रीकैप आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ए है, ये जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये आपके सब प्रॉब्लम्स को शो करता है कि आपका रिकर्सिव फंक्शन जो है, रिकर्सिव फंक्शन वो रिकर्सिव पार्ट के अंदर कितने टाइम कॉल किया गया है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ठीक है, जैसे 5 on x सीरीज में था,
हम उसको 2 टाइम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक fn-1 टाइम कॉल होता है, दूसरा fn-2 टाइम कॉल होता है। जैसे ये देखें आप लोग, fn-1 प्लस fn-2, तो हम इसको अब अगर ये इस तरह हो fn-1 प्लस fn-1 होता, तो फिर हम इसको ये कह सकते थे कि 2fn-1 है, और इसकी जो इक्वेशन बनती 2 इंटू n-1 हो जाती, और हम इस 2 को जो है वैल्यू a ले लेते। ये आपके सब प्रॉब्लम को करता है। और b की वैल्यू आपको ये शो करती है कि आपका जो इनपुट साइज होगा फॉर एट एनी नोड, जो भी आपके नोड है जिसके ऊपर आप इसकी वैल्यू लोगे, ये आपके इनपुट साइज को डिवाइड करने में आपकी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग लेते हो n/2, तो इट मीन्स कि आप लोगों ने इक्वली डिवाइड करना है इनपुट साइज को। अगर आप लोग n/3 लेते हो, तो इसका मतलब है कि आपके जो गिवन इनपुट साइज है उसको आप 3 पे डिवाइड कर रहे हो, और जितने भी आपके पास सब प्रॉब्लम्स होंगे उसमें इसी रेशियो के साथ जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू इनपुट साइज के साथ रिलेवेंट होती है, a की वैल्यू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम के साथ, यानी नंबर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन की कॉलिंग के साथ होती है। उसके बाद रह जाता है d हमारे पास। अब d जो है, d डिपेंड करता है कि आपका जो गिवन फंक्शन होगा उसमें फॉर एग्जांपल n² प्लस n है -2 है, आपने इसमें से हाई ऑर्डर टर्म ढूंढनी है, यानी कि वो आप कैसे आपको मिलेगी, जब आप b को अप्लाई कर देंगे, और जब b को अप्लाई करेंगे तो आपको हाई ऑर्डर टर्म आपको रिट्रीव हो जाएगी। अब मसलन n² है, तो इस हाई ऑर्डर टर्म की जो पावर होगी वो आपके d की वैल्यू होगी। तो d की वैल्यू आप लोगों ने कहाँ से रिट्रीव करनी होगी, आपका गिवन फंक्शन f ऑफ n है, उसकी हाई ऑर्डर टर्म की जो पावर होगी वो आप लोगों के पास क्या होगी, वैल्यू ऑफ d होगी। अब जब हमारे पास a, b और d की वैल्यू रिट्रीव हो जाती है, इसी तरह c भी कांस्टेंट है, जो आपके किस इसको शो करता है, जो आपकी फाइनल जो बेस कंडीशन अकर होती है उसकी कास्ट को प्रेजेंट करता है, और एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपके पास कम से कम एक स्टेप तो परफॉर्म होता है बेस कंडीशन के लिए, तो इसकी कास्ट जो है वो आपके पास 1 एटलीस्ट होनी चाहिए। अब जब आपके पास a, b एंड d रिट्रीव हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है आप लोग ये जो राइट साइड पे जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, आप लोगों ने इनको एवेलुएट करना है। अब 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो a की वैल्यू लेस होगी b⁻d से, तो आप लोगों ने मास्टर थ्योरम का केस नंबर 1 अप्लाई कर देना है, और केस नंबर 1 का रिजल्ट जो है वो इस पे बेस करेगा। इसके साथ मैंने केस 1 लिख भी दिया है। अब अगर a की वैल्यू b⁻d की वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो उस केस में फिर आप लोगों ने केस नंबर 2 अप्लाई कर देना है। और अगर a की वैल्यू b की पावर d से ज़्यादा हो रही है, देन यू विल अप्लाई केस नंबर 3। So this was a recap of our previous lecture, which was about master theorem for recurrence relation। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम्स या सर्चिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज सर्चिंग। सर्चिंग जो है, अब यहाँ पे जो हम सर्चिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वो हम अप्लाई कर रहे हैं एरे पे, कि एरे में से आप लोगों ने कोई एलिमेंट सर्च करना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास गिवन एरे है 5 3 9 2 1, और आप लोग फाइंड करना चाहते हो, यू वांट टू फाइंड 3। ठीक है, आप 3 को फाइंड करना चाहते हो इस एरे में से, तो आप लोग इसको इजीली है इसके जो कंपैरिजन है हर एक एलिमेंट के साथ करके इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि ये 3 एलिमेंट जो है जो आप लोग रिक्वायर्ड है, जो आप लोग फाइंड करना चाहते हो, क्या इस ये गिवन एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, सेम केस जो है फिर हमारे पास अगर हम डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं, आज का लेक्चर जो है हमारा वो एरे के साथ है, कि एरे एक गिवन एरे में से हम एलिमेंट को कैसे सर्च करेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप क्या हैं। लेकिन आगे हम जब ट्री वगैरह या ग्राफ को अगर हम डिस्कस करें किसी भी लेक्चर में, तो फिर हम आप लोगों को ये बताएंगे, हम आप लोगों को ये डिस्कस करके बताएंगे कि
इसमें जैसे अब ट्री है, ट्री में से हम एलिमेंट को कैसे सर्च करते हैं, तो उसका क्या एल्गो है या उसका सूडो कोड क्या है, तो वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू आप लोगों के पास जो एरे में हम एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। अब जब देखें आप हमारे पास अब नेसेसरी कंपोनेंट्स क्या हैं सर्च के लिए। अब ये सर्चिंग जो है ये तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये हमारे पास सिर्फ एरे के साथ रेलेवेंट हो, लेकिन आज के लेक्चर का फोकस हमारे पास एरे के साथ एरे के एलिमेंट को सर्च करना है। लेकिन अगर हम ब्रॉड जनरली बात करें फॉर ऑल डेटा स्ट्रक्चर जिसमें ट्री, ग्राफ, चलें क्यू, स्टैक और इनमें से एलिमेंट को सर्च करना चाहें तो हम उसी डेटा स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स या रूल्स को या कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और आज का लेक्चर जो हमारा फोकस होगा वो होगा एरे में से किसी भी एरे में से कोई भी रिक्वायर्ड एलिमेंट जो है उसको फाइंड करना। जब हम सर्चिंग एल्गोरिथम लिखेंगे तो हमारे पास जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए वो है नंबर 1 पे एरे। एरे हमारे पास होनी चाहिए और एरे की डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को पहले से भी आइडिया होगा क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है पढ़ चुके होंगे या डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट भी। एरे इज combination of homogeneous element with number 1 and consecutive index number and second successive memory locations। अब ये उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ये आपके पास एरे की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और ये दूसरी जो प्रेजेंटेशन मैं शो कर रहा हूँ एरे की ये अकॉर्डिंग टू डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब दो एरे हमारे पास, एक के पहले एलिमेंट का इंडेक्स 1 है और दूसरी एरे के पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ या जावा में फॉलो की जाती है, यानी कि आप एरे के पहले एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट करोगे। लेकिन जब हम डेटा स्ट्रक्चर में किसी एरे पे ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या उसके लिए कोई सूडो कोड लिखेंगे या सूडो कोड के अंदर हम एरे को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर हम जो है इसका स्टार्ट 1 से लेंगे। इसका स्टार्ट हमने 1 से लिया, ठीक है। तो दोनों की डिस्क्रिप्शन में या प्रेजेंटेशन में जो है वो डिफरेंस है कि अगर आप लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो आपके एलिमेंट जो होगा फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा और जो आपके पास अगर डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बात करते हैं तो आपके फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 1 होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एन कंसेक्टिव इंडेक्स नंबर, व्हाट इट मीन्स, आपके तमाम एलिमेंट जो है इनके नंबर जो होंगे वो कंसेक्टिव एक सीरीज में चलेंगे और वो होगा ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सिंपल एरे की आपके पास एक पहली फॉर्म है कि इसके इंडेक्स नंबर जो हैं वो क्या होने चाहिए, कंसेक्टिव होने चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं मेमोरी लोकेशंस। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेमोरी लोकेशन जो होती हैं एरे की वो आपके पास एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। अब लेट करते हैं पहले का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जो है 102 है, उसके बाद जो बाकी के एड्रेस होंगे वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के तहत इंक्रीज होंगे, ठीक है। उनका जो डिफरेंस होगा हर एक का वो डिपेंड करेगा आपकी डेटा टाइप पे कि आपके एरे की डेटा टाइप जो है वो कौन सी है। अगर वो है आपके पास इंटीजर की एरे तो सी लैंग्वेज में इंटीजर 2 बाइट लेता है तो ये आपको 2 बाइट के डिस्क्रिप्शन डिफरेंस नजर आ जाएगा इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में। और अगर ये करेक्टर है तो करेक्टर 1 बाइट लेता है तो ये 1 बाइट का इंक्रीमेंट शो करेगा। अब ये तो था हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट के सर्चिंग के लिए हमारे पास एरे होनी चाहिए। सेकंड कंपोनेंट
ये फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड है लेंथ ऑफ द लिस्ट, और उसको हम लेंगे n, यानी कि आपके पास एरे की लेंथ भी होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए कि एरे का साइज कितना है, ताकि आप लोग जब सूडो कोड राइट करें तो आप उसी नंबर को टारगेट करते हुए आप लोगों ने जो है सूडो कोड की एग्जीक्यूशन या वो करनी होगी। ठीक है, उसके बाद है आइटम विच यू वांट टू सर्च। वो आइटम भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है f इक्वल टू 5। अब आप f को फाइंड करना चाहते हैं कि whether this element is exist in array or not। ठीक है, अब ये f को हमने सर्च करना है कि array में एग्जिस्ट करता है भी है कि नहीं। तो हमारे पास तीन कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? array, आपके पास array होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें आप एलिमेंट सर्च करना चाहो, फिर उस डेटा स्ट्रक्चर का यानी कि एरे का टोटल साइज आपको पता होना चाहिए, यानी उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, और थर्ड नंबर पे वो एलिमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि जिसको आप लोग सर्च करना चाहते हैं। अब जब सर्चिंग प्रोसेस अकर होता है तो आपके पास 2 आउटकम्स आते हैं। पहला आउटकम ये है कि वो एलिमेंट आप लोगों को एरे में फाइंड हो जाता है। कैसे? जैसे ये हमारे पास एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं और आप लोग सर्च करना चाहते हो, f जो है जिसको आपने सर्च करना है वो है 9। और इसी तरह एक दूसरा सिनेरियो आप लोग देख लें, और अब आप लोग f फाइंड करना चाहते हो 17। अब 2 केस है हमारे पास, या तो एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर ये यहाँ पे आपको इस एरे में एग्जिस्ट कर जाता है तो आपका आउटकम जो होगा वो सक्सेस होगा, यानी कि आपका एलिमेंट फाइंड हो गया है। और अगर ये एलिमेंट आपको यहाँ पे फाइंड नहीं हो सकता, आप जैसे 17 जो है, अब सेकंड सिनेरियो में आप देखें 17 आपको एरे में नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास कौन सा आउटकम होगा या कौन सा केस ट्रू हो जाएगा, वो फेलियर का या नॉट फाउंड का। ठीक है, ये अनसक्सेस भी आप कह सकते हो। तो ये केस जो है ये अकर हो जाएगा। तो एरे के कंपोनेंट 3 थे, और एरे के ऊपर जब हम सर्च ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यानी सर्चिंग एल्गोरिथम रन करेंगे, तो उसमें फिर हमारे पास 2 केसेस यानी 2 आउटकम सामने आ सकते हैं, एक है सक्सेस, एक है अनसक्सेस का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एरे प्रेजेंट की गई है, और यहाँ पे साइज तो उसका 7 है, आप इनफाइनाइट भी रख सकते हैं, यानी कि आप जो भी साइज इधर n तक देना चाहें, इट्स योर चॉइस, 10, 20, 30, इट्स अप टू यू। अब पहले इसमें सपोज दैट यू वांट टू डिटरमाइन वेदर 27 इज इन द लिस्ट आर नॉट। पहले हमने ये देखना है कि 27 जो है हमने ये फाइंड करना है कि इस लिस्ट में है या नहीं है। तो आप लोग इस सर्चिंग प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करोगे? हमारे पास जो है ये 27, हम इसको चेक करेंगे, इस एलिमेंट को 27 को सबसे पहले इस एलिमेंट के साथ। और जब भी 2 वैल्यू को इक्वालिटी चेक करनी हो तो आपकी कंडीशन क्या होती है कि इफ़ आप जो एलिमेंट सर्च करना चाहते हो क्या वो आपके एरे में फर्स्ट लोकेशन पे है या नहीं। इफ़ f इक्वल टू a ऑफ 0, और f आपके पास यहाँ पे इस स्लाइड में जो शो किया जा रहा है वो 27 है जिसको आप सर्च करना चाहते हो। ठीक है, अब अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाता है तो इट मीन्स क्या आउटकम होगा? सक्सेस का। अगर नहीं मिलता फिर आप लोग क्या होगा, आप दूसरे एलिमेंट के साथ इसको कंपेयर करोगे। और अगर दूसरे के साथ भी, मसलन पहले के साथ ये नहीं मिलता, दूसरे के साथ भी ये कंपेयर नहीं हो रहा, अब देखिए ना ये कंडीशन जो है ये आपको ये फॉल्स रिजल्ट देती है या आपको ये ट्रू देगी। अब ट्रू देगी तो इट मीन्स कि आपकी जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करती है तो उस केस के लिए आपका जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो अनसक्सेसफुल था। अब जैसे पहले केस के लिए देखें, ये फर्स्ट वन, जब हम 27 को कंपेयर कर रहे हैं a ऑफ 0 के साथ, यानी लिस्ट ऑफ 0, एरे का नाम यहाँ पे a नहीं लिस्ट है, तो लिस्ट ऑफ 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। लिस्ट ऑफ 1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कंडीशन फिर फॉल्स हो रही है। लेकिन जब हम लिस्ट ऑफ 2 के साथ वो करते हैं तो आप लोगों को क्या मैसेज आएगा, आपको क्या प्रॉम्प्ट मिलेगा, सर्च जो है वो आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। क्लियर?
ये एक मैकेनिज्म है कि सर्चिंग एल्गोरिथम जो है वो वर्क कैसे करते हैं, कि आपने एक अपने जो एलिमेंट आप फाइंड करना चाहते हो, जो इसका कंपोनेंट भी था आपके सर्चिंग एल्गोरिथम का, कि आपको वो एलिमेंट भी पता होना चाहिए, एलिमेंट भी आपको एग्जिस्ट होना चाहिए जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। अगर वो आपके पास है, देन हाउ यू विल परफॉर्म सर्चिंग ऑपरेशन। यू हैव टू स्टार्ट योर सर्च फ्रॉम लोकेशन 1 ऑफ योर एरे, जो भी एरे है, जो भी नाम आप लोगों ने रखा हुआ है, लिस्ट है, ए है, तो वहां से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। अगर फर्स्ट एलिमेंट के साथ नहीं मिलता, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और ये आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा अप टू एन स्टेप तक। और मे बी कि आपके पास कहीं पे भी आपको एलिमेंट सर्च नहीं मिलता, तो फाइनल आउटकम आपका क्या होगा कि अनसक्सेसफुल, यानी कि आपका सर्चिंग ऑपरेशन जो था वो अनसक्सेसफुल रहा है, आपको एलिमेंट फाइंड नहीं कर सके। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट नो वी सर्च फॉर 10। अब 10 हमने सर्च करना है, तो आप इस पूरे इसमें देखें, ये जो अभी मैंने दोबारा उसी स्लाइड को सामने आपके रखे है, देख लें आप लोग। इस तमाम एलिमेंट्स में जो यहाँ पे 6 to 7 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें 10 अवेलेबल नहीं है। तो अब आप लोग देखें, द सर्च स्टार्ट एट द फर्स्ट एलिमेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग पहले f को कंपेयर करोगे लिस्ट ऑफ 0 के साथ। अगर ये एग्जिस्ट करता है देन दिस कंडीशन विल बी ट्रू, और नहीं करता देन दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। अब प्रोसीडिंग एज बिफोर, और सेम केस आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है। तो आपकी एग्जीक्यूशन इस तरह बनेगी, लेट कहते हैं f आपके पास है 10, आप पहले f को कंपेयर करोगे लिस्ट ऑफ 0 के साथ, फिर आप f को कंपेयर करोगे लिस्ट ऑफ 1 के साथ, फिर f को कंपेयर करोगे लिस्ट ऑफ 2 के साथ, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और अगर C लैंग्वेज की नोटेशंस होंगी तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे लिस्ट n-1, और अगर डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो फिर मैं यहाँ पे लिस्ट इंटू n लिख देता। क्लियर? तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और हमारे पास जो है पूरी एरे में, जैसे अभी मैंने शो किया था, जो इससे पिछली स्लाइड में एरे बनी हुई है, उसमें आपके पास 10 एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपके पास फाइनल आउटकम क्या होगा? अनसक्सेसफुल। यानी कि आपको सर्चिंग एल्गोरिथम के मुताबिक, यानी उसका जो मैकेनिज्म है जो हम यूज कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपको एलिमेंट जो है वो फाइंड नहीं हो सका। अब इस स्लाइड में आपको लीनियर सर्च, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हमारे पास सर्चिंग 2 टाइप की हैं जो डेटा स्ट्रक्चर इसमें है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च का मैकेनिज्म हमने अभी देख लिया कि लीनियर सर्च में क्या होता है, आपका जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होता है जिसको आप लोग फाइंड करना चाहते हैं गिवन एरे में, उसको आप लाएं, आप एलिमेंट बाय एलिमेंट फाइंड करते हैं कि पहली लोकेशन पे है कि नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड थर्ड, एंड तक आप लोग चले जाते हो। ठीक है, तो हर लोकेशन पे हम चेक करते हैं उसकी एग्जिस्टेंस। अगर हो रही होती है देन आपका आउटकम सक्सेसफुल हो जाता है, अगर नहीं होती तो इसमें इट मीन्स कि आपका जो आउटकम है वो अनसक्सेसफुल है। अब यहाँ पे एक सूडो कोड है, सिंपल सा प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज की नोटेशन में राइट किया गया है। इसके जो फर्स्ट है, आपको ये जो शो कर रहा है पब्लिक, स्टैटिक, और ये चीज़ें आ जाती हैं। अब आपके सूडो कोड का क्या नाम है? लीनियर सर्च, इट इज नेम ऑफ सूडो कोड। और ये आपके पास जो है ये लोकेशन है, ये वेरिएबल है जो आपके एरे के इंडेक्स नंबर को पॉइंट करेगा। यानी कि अगर एलिमेंट मिल जाता है, उसकी लोकेशन कौन सी है वो आपको ये वेरिएबल बताएगा। ठीक है, और फाउंड, अब ये जो फाउंड है इट इज ए बूलियन वेरिएबल, ये बूलियन वेरिएबल है। और इसका फंक्शन क्या है? बूलियन वेरिएबल क्या होते हैं? विच हैव 2 वैल्यूज ओनली, ट्रू और फॉल्स, ऑन, ऑफ, 1, 0,
ये आप लोग कोई भी एडजस्ट करना चाहें, मतलब आप 3 और 7 पे भी कह सकते हैं कि 3 होगा तो ये ट्रू होगा और 7 होगा तो ये फॉल्स होगा। इट्स अप टू यू कि आप उसको बुलियन यानी कि आप उसको फ्लैग कैसे कंसीडर करोगे, ऑन ऑफ पे, 0 1 पे, ट्रू और फॉल्स पे। और ये आपको लैंग्वेज आपको सपोर्ट करती है। जैसे आप सी लैंग्वेज में जो है एनी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू जो होती है हम उसको ट्रू समझते हैं, यानी कि सी का जो कंपाइलर है वो आपकी किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को ट्रू समझ लेता है और 0 को फॉल्स समझता है। तो अगर आप लोग सी नोटेशन यूज कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीजें भी हैं कि 1 का मतलब ट्रू होगा और 0 का मतलब जो है वो आपके पास फॉल्स होगा। अब एक अप्रोच जिसमें हमारे पास जो चॉइस है, जैसे हमने पहले भी 2 डिफरेंट एल्गोरिथम को कंपेयर किया था कि जब भी हम एरे को यूज करें, अब एरे पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, आप इसके वैल्यूज को इनपुट कर सकते हो, आउटपुट कर सकते हो और प्रोसेस कर सकते हो। इन ऑल केसेस यू नीड ए लूप, 1 डायमेंशनल लूप। आपको एक 1 डायमेंशनल वो तो 1 डायमेंशनल एरे, बल्कि आपको यू नीड ए सिंगल लूप, नॉट 1 डायमेंशनल। एक्चुअली 1 डायमेंशनल जो होती है वो हमारे पास एरे होती है, आपको सिंगल लूप परफॉर्म करनी पड़ेगी इस 1 डायमेंशनल एरे को जो है वो रीड करने के लिए या उसको राइट करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए। अब यहाँ पे जो लूप यूज की जा रही है ये आपके पास जो है प्रोसेस करना है हमने, यानी कि डेटा तो हमारे पास कंसीडर है ऑलरेडी कि हमारे पास डेटा लिस्ट एक एरे है उसके अंदर पड़ा हुआ है और हम अब उसको सर्च करना चाहते हैं किसी एलिमेंट को कि वो उस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब आपका कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, आप लोगों ने 0 से स्टार्ट करना है फर्स्ट लोकेशन से, ठीक है, और आप लोगों ने लिस्ट लेंथ तक चले जाना है और यहाँ पे आप लोग n भी पुट कर सकते हैं सूडो कोड में, क्योंकि n आपका जो है डिफाइंड साइज है जो आप कंसीडर कर सकते हो। और ये आपका वही लोकेशन इंडेक्स वेरिएबल जो है वो इंक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीमेंट पार्ट है। अब यहाँ पे मैं एरे बनाऊंगा, फिर उसके मुताबिक इसकी चेकिंग करेंगे। अब ये एरे है, लेट कर लें, इसका नाम है लिस्ट और ये इसमें 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं, 5 3 2 8 9 और आपके पास जो आप लोगों ने फाइंड करना है की वो है 8, आपने 8 को फाइंड करना है। तो अब आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 1, आप लोग एक टेबल ड्रा कर लें, इसमें आप लोग लोकेशन की वैल्यू ले लें और इसमें आप कंडीशन को चेक कर लें कि लिस्ट लॉक इक्वल टू की और स्टेटस बता दें, ठीक हो गया। अब आपके वैल्यू जो है इस केस में 0 1 2 3 4 रहेंगे, यानी कि 0 से 4 तक ये लूप चलेगी। उसके बाद आपके पास लिस्ट ऑफ 0 चेक होगा 8 के साथ और फिर लिस्ट ऑफ 1 चेक होगा 8 के साथ, फिर लिस्ट ऑफ 2 चेक होगा 8 के साथ, फिर लिस्ट ऑफ 3 चेक होगा 8 के साथ और फिर लिस्ट ऑफ 4 चेक होगा 8 के साथ। अब इसका स्टेटस है कि ये कंडीशन फॉल्स है बिकॉज 5 नॉट इक्वल टू 8। इसका स्टेटस है फॉल्स बिकॉज 8 इज नॉट इक्वल टू 3। इसका स्टेटस भी फॉल्स है बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 8। इसका स्टेटस हो गया ट्रू, इसका स्टेटस हो गया ट्रू बिकॉज 8 इज इक्वल टू द 4th लोकेशन ऑफ योर एरे लिस्ट, यानी कि एरे लिस्ट जो है इसकी 4th लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो आपका वो एलिमेंट है जो आप लोग फाइंड करना चाहते थे। अब इसका स्टेटस हो गया ट्रू और लास्ट वन जो स्टेटस है वो भी फॉल्स है बिकॉज कि आपके पास जो 5th लोकेशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो 9 है और आप लोग जो फाइंड करना चाहते थे वो 8 है। अब ये आपका जो है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये ट्रू पार्ट है। अब आ जाएं इस कोडिंग की तरफ, ये एरो इस साइड पे। अब यहाँ पे
ये फाउंड जो है वो ट्रू कब होगा, जब एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, जब आपको एलिमेंट फाइंड हो जाएगा, देन दिस बूलियन वेरिएबल विल बी ट्रू। ट्रू करने पर हम ब्रेक करके कंट्रोल को इस लाइन पे ट्रांसफर कर रहे हैं, बिकॉज यू नो द फंक्शन ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर योर कंट्रोल एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक। इस ब्रेक का एग्जिस्टिंग ब्लॉक कौन सा है, ये कर्ली ब्रेसेस और ये कर्ली ब्रेसेस, ये उसका एग्जिस्टिंग ब्लॉक है। जब भी ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होगी यानी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो वो आपके कंट्रोल को कहां पे ट्रांसफर करेगी, एट द एंड ऑफ योर करंट या एग्जिस्टिंग जो ब्लॉक है उसके एंड पे उसको ट्रांसफर कर देगा। अब हमारे पास ये चीज जो है ये चेक नहीं हुई, नॉट चेक, ये कंडीशन चेक नहीं हुई, और इससे पहले जो और ये खुद जो ट्रू हुई है ये सारे चेक हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस ब्रेक की वजह से अब ये भी हो सकता था कि आपको एलिमेंट पहले पहले मिल जाता, तो आपको जितने भी n-1 स्टेप्स थे वो आपको परफॉर्म ना करने पड़ते, आपको फर्स्ट लोकेशन में मिल गया इस ब्रेक की वजह से। ठीक है, अब ये ब्रेक लग रही है हमारे पास कौन से इस पे स्टेटमेंट पे या कौन से नंबर ऑफ कंपैरिजन पे ट्रू हो रही है, जिसको मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है टेबल में, यानी कि 4th नंबर के कंपैरिजन पे कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अब ब्रेक से अब जब आप बाहर आएंगे, लूप से बाहर आ चुके हैं, अब इस बूलियन वेरिएबल को चेक किया जा रहा है। अगर ये ट्रू है इट मींस आपको एलिमेंट फाइंड हो गया है, तो रिटर्न लॉक उसकी लोकेशन हम वापस कर रहे हैं, और उसकी लोकेशन यहाँ पे जो है वो LOC जो है वो 3 है, यानी कि इसकी लोकेशन जो बनी है LOC में वो 3 है। तो ये आपके पास चूंकि आप देख लें यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है, आप फर्स्ट लाइन पे आप देख लें तो फंक्शन की या प्रोसीजर की रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। तो ये इंट जो है लोकेशन जो है एज ए इंट जो है ये रिटर्न बैक कर देगा, कहाँ पे करेगा, टू योर कॉलिंग फंक्शन, जहां से आप कॉलिंग पॉइंट किसी भी फंक्शन का कॉलिंग पॉइंट जहां से इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है ये वैल्यू वहां पे रिटर्न कर देगा। और अगर आपको ये वैल्यू नहीं मिलती, यानी कि आपको जो फाइंड एलिमेंट करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं है, तो देन दिस मॉड्यूल विल रिटर्न -1। अब मैं यहाँ पे वो कॉलिंग फंक्शन बता देता हूं, कॉलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस फंक्शन का कॉलिंग पॉइंट कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मेथड है और उस मेथड में आप लोगों ने एक इंट res रिजल्ट है, res में आप लोगों ने इस लीनियर सर्च को कॉल किया और एरे भेज दी, और आप लोगों ने 3 पैरामीटर भेजने, इंट उसकी लेंथ, ठीक है, और इधर आप लोगों ने b भेज दिया या आप लोगों ने n भेज दिया, कामा की भेज दी। तो इधर 3 एलिमेंट हो गए, एक की भी हो गया। अब इधर जब रिजल्ट को वैल्यू आएगी तो आप इधर लिखेंगे इफ रिजल्ट इक्वल टू -1, तो आप इधर सी आउट में लिख सकते हो अनसक्सेसफुल, ठीक हो गया। एल्स अगर इसमें कोई वैल्यू आ जाती है अदर देन -1, तो इट मींस सी आउट में क्या लिखोगे, सर्च सक्सेसफुल, सर्च सक्सेसफुल। तो ये आपका कॉलिंग पॉइंट हो गया और ये आपका जो था कॉल्ड पॉइंट था, यानी कि जो प्रोसीजर दिया हुआ है ये आपका कॉल्ड पॉइंट है और ये आपका जो है कॉलिंग पॉइंट हो गया। क्लियर? तो ये इस एल्गोरिथम का यूज है। अब उसी इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट वो इसमें डिस्क्रिप्शन में बता दी है, देख लें आप लोग। यहाँ पे लूप तो उसी तरह चल रही है जैसे हमारे पास पिछले प्रोग्राम में चल रही थी, 0 से n-1 तक, ठीक है। अब अगर ये एलिमेंट फाइंड हो जाता है तो हम कोई बूलियन वेरिएबल यूज नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट लोकेशन को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। लोकेशन जो है रिटर्न हो गई। कब रिटर्न होगी ये लोकेशन, यानी इंडेक्स नंबर कब कॉलिंग पॉइंट को रिटर्न हो जाएगा, जब आपको एलिमेंट फाइंड हो जाएगा।
और इन केस अगर कोई एलिमेंट फाइंड नहीं होता तो ये लूप तो एंड हो जाएगी और ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, नॉट एग्जीक्यूट इफ एलिमेंट नॉट फाउंड। नॉट फाउंड, अगर एलिमेंट आपको एरे में नहीं मिलता स्कैनिंग के दौरान तो ये रिटर्न स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ योर इफ स्टेटमेंट एंड इफ स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ योर लूप। ठीक है, जो आप लोग स्कैनिंग के लिए चला रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिटर्न जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता। तो फिर रिटर्न क्या होगा, जब ये लूप खत्म होगी तो एंड पे -1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास है कि अगर एलिमेंट फाइंड हो जाता है तो आपके पास लोकेशन रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो क्या ये रिटर्न होगा? नो, क्योंकि अगर आपके मॉड्यूल में सी लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो उसके प्रोग्राम में अगर आप पहले तो एक बार रिटर्न स्टेटमेंट एक मॉड्यूल के अंदर लिख सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इफ स्टेटमेंट के थ्रू या किसी तरह ऐसा डिजाइन करते हैं अपने मॉड्यूल को कि एक से ज्यादा दफा आप लोग रिटर्न स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं, लेकिन राइट करने से ये नहीं है कि वो सारी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, उनमें से एग्जीक्यूट सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट को होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न लॉक हो जाएगा, यानी कि एलिमेंट फाइंड हो गया तो आपकी लोकेशन रिटर्न हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोई एलिमेंट फाइंड नहीं होता तो जो आखिर पे मॉड्यूल के आखिर पे आप लोगों ने रिटर्न -1 लगा दिया है तो वो -1 जो है वो कॉलिंग पॉइंट की तरफ रिटर्न हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में जो था हमने बूलियन वेरिएबल को, यानी कि जो पिछले प्रोग्राम में था ट्रू और फॉल्स जिसको हमने वो किया था कि फाउंड और नॉट फाउंड, तो वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ही रिटर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरह सूडो कोड में अब यहां पे देखें, यूजिंग ए व्हाइल और फॉर लूप द डेफिनेशन ऑफ मेथड कैन बी रिटर्न विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट। अब इसमें ब्रेक स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया। आप देखें जैसे ये वही लोकेशन है जो आप लोग रिटर्न करना चाहते हैं, ये बुलियन वेरिएबल है, ये आप लोगों के पास फॉर लूप की बजाय पहले आप लोग लेंथ तक चलाते थे कि लोकेशन इक्वल टू 0, लोकेशन लेस देन और इक्वल टू n-1, जो यहाँ पे लिस्ट लेंथ है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, लिस्ट लेंथ -1, और उसके बाद log ++। ठीक हो गया। अब इसमें ये था कि हमें या तो ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ती थी कि अगर लूप, क्योंकि ये काउंटेड लूप है, इसने तो उतने टाइम चलना है जितने टाइम हमने एंड टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टर्मिनेट कब करते हैं वो हम नॉर्मली टर्मिनेट नहीं कर सकते, फिर हमें ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू या तो बाहर जाना पड़ता था या फंक्शन को कंट्रोल वापस भेज देना था। ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट चॉइस है वो आपके पास कंडीशनल लूप है कि आप कोई भी कंडीशनल लूप चला लें और उसकी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तो एलिमेंट सर्च होता रहेगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपके एलिमेंट की सर्चिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और यही केस यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखें व्हाइल लूप, व्हाइल के अंदर जो कंडीशन यूज की गई है ये आपके पास कंपाउंड कंडीशन है, और कंपाउंड कंडीशन जो होती है ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास सिंपल कंडीशन प्लस लॉजिकल ऑपरेटर्स का। सिंपल कंडीशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। व्हाट इज सिंपल कंडीशन? सिंपल कंडीशन जो है कॉम्बिनेशन ये ऑपरेंड्स का प्लस रिलेशनल ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। और व्हाट इज ऑपरेंड? ऑपरेंड आपका कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये आपके पास कंडीशन के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि कंडीशन आप सिंपल कंपाउंड जो भी लगाएं तो आपको ये बताओ कि कंपाउंड कंडीशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर सिंपल कंडीशन प्लस लॉजिकल ऑपरेटर। क्लियर? एंड व्हाट इज सिंपल कंडीशन? सिंपल कंडीशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स प्लस रिलेशनल ऑपरेटर। व्हाट इज ऑपरेंड? ऑपरेंड जो है आपका कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो अब कंपाउंड कंडीशन के दरमियान जो लॉजिकल कंपाउंड कंडीशन बनाने के लिए जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज किया गया है
इसका भी आप लोगों को टेबल एक क्लियर होना चाहिए कि एक कंडीशन आपके पास लेफ्ट साइड पे होती है, फिर एंड होता है, फिर दूसरी कंडीशन आपके राइट साइड पे होती है लॉजिकल ऑपरेटर के। अब अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी फॉल्स होगा। ठीक हो गया। अगर ये ट्रू है, दूसरी भी ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है, यानी कि C1 फॉल्स और C2 ट्रू, रिजल्ट विल बी फॉल्स। और अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो आपके पास रिजल्ट फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर ये दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट विल बी ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये वाली फॉर्म बनानी है कि अब लूप कब तक चलेगी, जब तक ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू रहेंगे। अब ट्रू क्या है, पहले हमने लिखा फाउंड फॉल्स, अभी तक नहीं मिला, इसका मतलब है एलिमेंट। नॉट फाउंड का मतलब हम सर्च करना चाहते हैं, मिल गया, मिलने के, नॉट फाउंड ट्रू हो जाएगा। और लोकेशन जो है वो लेस देन और इक्वल टू n रहेगी, यानी कि लिस्ट लेंथ रहेगी। और बाकी वही प्रोसेस है जो हम फॉर लूप में कर चुके हैं। अब इनमें से अगर एक भी ट्रू हो गई, या तो नॉट फाउंड, नॉट फाउंड कब होगा, जब आप लोगों के पास n एलिमेंट जो है वो सर्च हो जाएंगे, n एलिमेंट सर्च हो जाएंगे, एलिमेंट नहीं मिला, नॉट फाउंड ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और अब ये कब होगा, जब तक लोकेशन जो है आपकी nth तक नहीं पहुंच जाती, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। और फाउंड को अगर हम जिस इसमें भी, जैसे आप देखें यहाँ पे, जैसे एलिमेंट मिल जाते हैं हम फाउंड को ट्रू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लूप से बाहर चले जाएंगे। और अगर नहीं फाउंड होता तो फिर आप 0 से लेकर n तक, n का यहाँ पे जो है लिस्ट लेंथ आपको नजर आ रहा होगा वेरिएबल, ये आपके n को प्रेजेंट करता है, तो आप लोग n तक लूप चलने दोगे। ठीक है। तो ये आपके पास जो प्रोसेस था कंडीशनल लूप के थ्रू था। अब इसकी लीनियर सर्च की परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस क्या है, हमारे पास 3 मेन केस हैं। हो सकता है कि आप जो एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं वो आपकी फर्स्ट लोकेशन पे हो, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर एलिमेंट जो आप सर्च करना चाहते हो 5, 3, 2, 8, 9, और जो आप लोग की आपकी है वो है 5, तो 5 आपको यहाँ पे मिल गया फर्स्ट लोकेशन पे, तो ये 1 कंपैरिजन आपका हो गया। ठीक है। अब अगर हो सकता है कि आप लोग आपकी की जो सर्च करना चाहते हो वो 3 है, तो आपको कहाँ पे मिलेगा, सेकंड स्टेप पे। ये देख लें आप लोग, ये सेकंड स्टेप पे मिल गया। अब हो सकता है कि जो एलिमेंट आप फाइंड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल की आप फाइंड करना चाहते हो वो 9 है और वो आपको n स्टेप पे मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। अब ये हमारे पास 3 केसेस हो गए, या तो आपको एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे मिलेगा, या n लोकेशन पे मिलेगा, या मिडल में से कहीं पे मिलेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, n-1 तक। तो हमारे पास ये इसके परफॉर्मेंस वो है कि कब इसकी परफॉर्मेंस हाई होगी, जब इसको सिंगल कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि बेस्ट केस इसका क्या होगा, वो 1 कंपैरिजन होगा। वर्स्ट केस क्या होगा, आपको मैक्सिमम कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, अगर आपने एलिमेंट को सर्च करना है तो आपको n कंपैरिजन करने पड़ेंगे। और थर्ड जो है वो आपके पास एवरेज केस है। एवरेज केस ये है कि वो आपको सेकंड लोकेशन में भी मिल सकता है, n यानी कि मिडल में भी मिल सकता है, और आपको सेकंड लास्ट n-1 की लोकेशन पे भी वो एलिमेंट मिल सकता है। ठीक है। ये उसकी समरी थी आपके पास। अब आप इस स्लाइड को केयरफुली आप लोग रीड करें। यहाँ पे आप लोग देख लें बेस्ट केस क्या है। बेस्ट केस ये है कि आपको एक कंपैरिजन करना पड़ रहा है, इट इज योर बेस्ट केस। लीनियर सर्च का बेस्ट केस क्या है, 1 कंपैरिजन, और यहाँ अंडरलाइन भी मैंने उसको कर दिया है। वर्स्ट केस क्या है कि आप लोगों को n कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग ये एरो देख सकते हैं। ठीक हो गया। वर्स्ट केस एंड की फाउंड एट द एंड ऑफ एरे, कौन सी एरे हम यहाँ पे यूज करें, लिस्ट। ठीक है। अब यहां तक जो है वो हो गया। उसके बाद है एवरेज नंबर, आप कैसे काउंट करोगे एवरेज नंबर। तो इसके लिए हम एक चार्ट वो है वो भी यूज कर सकते हैं कि एवरेज जो है केस वो आपका बेस्ट प्लस वर्स्ट डिवाइडेड बाय n भी आप कर सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये n जो यूज किया जा रहा है ये आपको गिवन कंडीशन है कि वर्स्ट केस एंड की इज नॉट फाउंड। वर्स्ट केस भी पहुंच जाते हो, उसके बाद भी आपको की नहीं मिलती,
तो आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा। और जब आप नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस जो है वो आपके एक तो n होने चाहिए थे पॉसिबल मैक्सिमम, और एक आपका 1 जो है वो इसलिए है कि आपको लास्ट भी चेक करना पड़ेगा, इससे हेड आपको एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन करना पड़ेगा जब लूप फॉल्स होने के लिए हो जाएगी। ठीक है, जब जो आपने प्रोग्राम लिखा था वाइल से, तो वाइल में क्या होगा कि जब आपके फाइनल चेकिंग हो जाएगी फिर आप आखिरी बार जब कंडीशन को चेक करोगे तो ये आपके पास एक और कंपैरिजन जो है वो अकर हो जाएगा। तो ये आपके पास नंबर ऑफ एवरेज कंपैरिजन है। तो आप उसको इस फार्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं कि बेस्ट केस प्लस वर्स्ट केस डिवाइडेड बाय आपके पास जो है n बचता है। अब हमारे पास था, ये तो था लीनियर सर्च। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास बाइनरी सर्च है। अब लीनियर सर्च के कितने कंपोनेंट थे? 3। क्या? एरे, ठीक है, एलिमेंट जो आप लोगों ने फाइंड करना है जो है, और थर्ड आप लोगों के पास क्या था वो आप लोग यहाँ पे देखें, इसमें थर्ड एलिमेंट जो था वो आपके पास लेंथ ऑफ लिस्ट था। ये 3 पॉइंट जो हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपके 3 कंपोनेंट्स हैं स्लाइड पे। और आपके पास जो बाइनरी सर्च है इसके लिए क्या होना चाहिए? एक कंपोनेंट तो इसका जो होना चाहिए वो एरे, एरे का होना लाजमी है, और साइज ऑफ एरे विच विल बी इक्वल टू n। ये जो मैं लिख रहा हूं ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर सर्च नहीं, कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सर्च। एरे, साइज ऑफ एरे, जो एलिमेंट आप लोगों ने फाइंड करना है, की यानी कि एलिमेंट टू बी फाउंड, जो आप लोग फाउंड करना चाहते हो। और फोर्थ नंबर पे आप लोगों के पास जो डेटा होगा एरे का वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड मीन अरेंज होना चाहिए। किस ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा जो है, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है जो आपकी सीक्वेंस या सीरीज में आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो अब कंपोनेंट क्या है बाइनरी सर्च के? फर्स्ट वन एरे, आपको एरे का साइज चाहिए n साइज, एंड आपको वो एलिमेंट भी पता होना चाहिए जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। और लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बाइनरी सर्च के लिए एरे का सॉर्ट होना लाजमी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट हैं वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपके एरे को सॉर्ट करने के साथ है, और सेकंड स्टेप जो है कि इस एल्गो में जो हम बाइनरी सर्च के लिए लिखेंगे, डिवाइड एंड कनकर रूल अप्लाई आप लोग करोगे। और डिवाइड एंड कनकर में क्या होता है? आपके जो गिवन डेटा सेट होता है या गिवन इनपुट होता है वो इक्वल साइज में जो है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है अब इसके वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे एरे जो है यानी कि हम बाइनरी सर्च अप्लाई करना चाहें तो हम इसको कैसे वर्किंग इसमें लाएंगे? सबसे पहले सर्च एलिमेंट इज कंपेयर विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेटा दे रहा हूं, आपको अगली स्लाइड में भी मिल जाएगा डेटा। फॉर एग्जांपल एरे को आपने सॉर्टेड रखना है, 5 7 10 13 14 एंड 17। ये उसके हो गए इंडेक्स, या इंडेक्स 1 से ही चलाते हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। अब इसका जो साइज है वो 7 हो गया। आपको 3 वेरिएबल चाहिए। अब बाइनरी सर्च को, आप मैकेनिज्म को समझने के लिए, या इसको जब आप इसके लिए सूडो कोड लिखेंगे, यू नीड 3 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल आप फर्स्ट यहां पे हमने कॉल किया, आप उसको बिगिन भी कह सकते हो। ठीक है, एक है लास्ट जिसको आप लोग एंड भी कह सकते हो, और एक होगा मिडल। ठीक है, जब आप बाइनरी सर्च का मैकेनिज्म स्टार्ट करोगे, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल शुड बी 1, और अगर सी लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हो then it may be 0. Value of end, it should be n, last variable, ये n का जो value होनी चाहिए it should be n. But if you are using C language,
you are writing program in C language, then you need to define n-1. ठीक हो गया. बिग मिड जो है its formula is first प्लस लास्ट ओवर 2. ये आप लोगों ने हर वक्त सॉल्व करना है. यानी कि जितनी बार आपकी लूप चलेगी, इटरेट होगी, इटरेशन करोगी, उतने टाइम यही फार्मूला जो है वो सॉल्व होगा. एंड आफ्टर ईच इटरेशन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फर्स्ट और वैल्यू ऑफ वेरिएबल लास्ट विल बी चेंज. यानी कि व्हेन, ये नोट कर लें आप लोग कि व्हेन वन इटरेशन कंप्लीटेड, यानी कि जब आपके लूप की जब एक इटरेशन कंप्लीट होगी, देन अपडेट क्या क्या होगा. नंबर 1, फर्स्ट और लास्ट वेरिएबल वैल्यू विल बी चेंज. यानी कि फर्स्ट या लास्ट वेरिएबल की वैल्यू इनमें से एक की चेंज हो जाएगी, या फर्स्ट की चेंज होगी या लास्ट की होगी. और सेकंड, आप लोगों ने फार्मूला मिड का है, चेंज वैल्यू ऑफ मिड ईच टाइम. मिड वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने चेंज करनी होगी हर दफा. ठीक हो गया. ये इसका स्टेप है. अब ये तो स्टार्ट था. अब हम इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है. ठीक हो गया. दोबारा मैं एरे लेता हूं सॉर्टेड 1 2 3 4 5 6 7. आपके पास 3 5 6 8 9 10 12. और आप लोग जो की फाइंड करना चाहते हो, इट इज 6. ये 6 है जो हम फाइंड करना चाहते हैं. ठीक है. अब क्या होगा स्टार्ट में, स्टेप 1 में. स्टेप 1, आप लोगों ने फर्स्ट को इनिशियलाइज करना है 1 से, लास्ट को इनिशियलाइज करना है n से, डेट इज 7 से. ठीक है. और फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने मिड फाइंड करना है. और मिड आपके पास जो है फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट ओवर 2, इट मीन्स 1 प्लस 7 ओवर 2, इट मीन्स 4 आपके पास रिट्रीव हो जाएगा. तो ये जो 4 है ये आपका मिडल है. ये मिड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया. अब मिडल आपके पास है, लोकेशन कौन सी है 4, और एलिमेंट जो मिडल का है वो 8 है. वैल्यू उसकी 8 है बट लोकेशन इज 4. ठीक है. अब आपका काम क्या है, आपने इस की को इस मिड वाले वैल्यू से चेक करना है. अब 3 पॉसिबिलिटीज हैं. जैसे पहले था लीनियर सर्च में कि अगर इफ मिड जो है वो इक्वल हो जाता है, लेट करते हैं एरे का नाम है ए. अब अगर ये इक्वल हो जाता है ए ऑफ, इधर आप की लिखें, इफ की इक्वल टू ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड अगर हो जाता है, इट मीन्स सी आउट फाउंड, आपका एलिमेंट मिल गया. ठीक हो गया. अगर ए ऑफ मिड के बराबर हो जाता है, ये मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं, तो आपका एलिमेंट फाउंड हो गया. अगर ये नहीं मिलता तो फिर आपके पास जो है वो फिर 2 चॉइसेस हैं. अब ये होगा कि ये ए ऑफ मिड जो है या तो इस की से बड़ा होगा या इस की से छोटा होगा. ठीक है. तो आपके पास जो पहला केस सॉल्व होगा ए, वो आपने ये चेक करना है कि क्या की जो है वो लेस देन है ए ऑफ मिड से. ठीक हो गया. और दूसरा केस आप लोगों ने क्या करना है कि इफ की ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, क्या वो मिड से बड़ी है वैल्यू. 2 ऑप्शन. पहले हमने इक्वालिटी चेक की कि क्या आप जो की फाइंड करना चाहते हैं वो आपके ए ऑफ मिड के इक्वल है. अगर है देन एलिमेंट फाउंड, और अगर नहीं है देन यू हैव 2 चॉइसेस.
क्या कि अगर की जो है वो ए ऑफ मिड से बड़ी है या की जो है वो ए ऑफ मिड से कम है। इन बोथ केसेस आप देखें फर्स्ट केस के लिए अगर आपकी की जो है वो ए ऑफ मिड से छोटी है, जैसे अभी यहां पे देखें 6 है और 6 जो है 8 से कम है, देन आप लोग क्या करोगे, देन चेंज वैल्यू ऑफ लास्ट और जो लास्ट वेरिएबल होगा वो आपके पास हो जाएगा मिड -1, यानी कि अब आपका लास्ट जो होगा वो ये हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट था ये अब हम सर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन में हम सर्चिंग हमारा एक्स्ट्रा है, तो हम ये इतने कंपैरिजन हाफ कंपैरिजन से जो है वो बच गए हैं। बाइनरी सर्च में देखें, अब आप लोग देख लें ना कि 8 के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हाफ एरे अलग हो गई जिसको हमने सर्च नहीं करना और हाफ में हमने फिर उसको चेक करना है। अब यही स्टेप 2 जो है फिर रिपीट होगा इसी तरह, यानी स्टेप 1 की तरह ये भी उसी तरह फॉर्म होगा। जैसे अभी देखें आप लोग, अब स्टेप 2 मैं यहां पे लिखता हूं। स्टेप 2 के स्टार्ट में फर्स्ट जो है वो आपके पास है 1, लास्ट जो है वो आपके पास हो गया मिड -1 विच इज इक्वल टू 3, और अब आप लोग दोबारा मिड बनाओगे, नई वैल्यू उसको दोगे और नई वैल्यू फिर उसी फार्मूले के तहत होगी फर्स्ट प्लस लास्ट ओवर 2, इट मीन्स 1 प्लस 3 ओवर 2, इट मीन्स 4 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 ओवर 2, इट मीन्स इक्वल टू 2। क्लियर? अब मिड आपके पास 2 है, फर्स्ट 1 है। अब आप फिर वही 3 स्टेप करेंगे कि अगर की जो है वो आपके पास ए ऑफ मिड के बराबर है कि नहीं। ठीक हो गया? अब पहली कंडीशन आप चेक करें, ए ऑफ मिड में है, क्या आ रहा है हमारे पास, ए ऑफ मिड में 5 और की जो है वो आपके पास है 6, इट मीन्स 6 नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो फिर हमें फिर 2 स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे और वो कौन से होंगे कि इफ की लेस देन ए ऑफ मिड, और दूसरा स्टेप इफ की ग्रेटर देन ए ऑफ मिड। तो 2 चॉइसेस फिर हमारे पास आ गए। अब यहां पे देखें कि आपके पास है 6 जो आपने फाइंड करनी है और ए ऑफ मिड में आपके पास पड़ा हुआ है 5। तो अब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब यहां पे देखें 6 ग्रेटर देन 5, अब ये कंडीशन हमारे पास क्या है, ये है ट्रू। अब जब ये ट्रू है तो इट मीन्स कि आपको फर्स्ट को इस साइड पे लाना होगा, फर्स्ट को आपने चेंज करना है। तो फर्स्ट जो होगा आपके पास वो हो जाएगा मिड +1 के। पहले हम लास्ट को लाए थे इस साइड, अब फर्स्ट को उस तरफ ले जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन भी जो होगा ये भी स्किप हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ ये पोर्शन रह गया है जिसमें से आपने एलिमेंट को सर्च करना है। तो सेम केस जो होगा ये स्टेप 3 में भी होगा। तो ये आपका एक्चुअल जो मैकेनिज्म है कि हाउ बाइनरी सर्च वर्क, ये था। ठीक है, हर स्टेप में आपने 3 वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अपडेट करनी है। पहले स्टेप में आपने फर्स्ट को 1, जो लास्ट है इसको n, और मिड आपने कैलकुलेट करना है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 से। ठीक हो गया? और इसके बाद आपने चेक करना है कि क्या मिडल वाला एलिमेंट की एलिमेंट के बराबर है, अगर है देन एलिमेंट फाउंड, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने यहीं से डिसीजन करना होगा कि आपने एरे के राइट साइड पे आपने वो करना है सर्चिंग या लेफ्ट साइड पे करना है। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर दिया कि आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो राइट साइड वाले जो कंपैरिजन है ये स्किप हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक सिनेरियो था और यही वही है कि सर्च एलिमेंट लेस देन मिडल एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट, देन सर्च इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट, जो मैंने शो कर दिया। और पहले पे राइट सेकंड हाफ पे था ये वाला, ये सेकंड हाफ था, ये अब आपके पास फिर आपके पास सेकंड हाफ पे सर्च कर रहे हो, लेफ्ट को स्किप कर दिया। इधर हमने सेकंड को स्किप किया था, इधर हमने फर्स्ट को स्किप कर दिया सेकंड इसमें। तो ये उसका मैकेनिज्म था। अब यहीं पे आप लोग देख सकते हैं उसी मैकेनिज्म पे, ये आपका मिड हो गया स्टार्ट में,
जो आप लोग उसको वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे सर्चिंग एलिमेंट जो आपका है इस स्लाइड पे वो 75 है। आप लोग 75 को सर्च करना चाहते हो, ठीक है। तो यानी कि की आपके पास इस प्रॉब्लम में जो है वो 75 है। की आप लोग जो सर्च करना चाहते हो वो 75 है। अब इसमें जो आपका लास्ट होगा, फर्स्ट होगा, वो होगा 0 और जो लास्ट होगा वो आपके पास क्या होगा 11। और मिड कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, मिड इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, so it will be equal to 0 plus 11 and then 2 and you apply 5.5 and then it will be equal to 5। तो ये 5 आपके पास जो है वो मिड बन गया, ठीक है। तो आपने फार्मूला अप्लाई किया पहले स्टेप में, फर्स्ट 0 लास्ट 11, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने मिड फाइंड किया। अब आपके पास फिर वही 3 चॉइसेस हैं कि आप तो आप इक्वालिटी चेक करें। अब इधर हम इक्वालिटी चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास जो की है क्या वो ए ऑफ मिड के बराबर है। इधर लिस्ट है, इधर आपके पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मिड के बराबर है। तो की आपके पास है 75 इक्वल टू 39। नो, इट इज रॉन्ग। अब फिर हम चेक करेंगे कि क्या की जो है वो ग्रेटर है लिस्ट ऑफ मिड से। की आपके पास है 75 ग्रेटर देन 39। कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। तो इट मीन्स कि आप लोगों की जो सर्चिंग अब होगी वो इस साइड पे होगी, ये जिसको मैंने रेक्टेंगल कर दिया, और ये वाला जो पोर्शन है ये स्किप हो जाएगा। तो अब सिचुएशन क्या है कि आप लोगों ने बाइनरी सर्च में हर इटरेशन पे हाफ इनपुट को जो है या कंपैरिजन को जो है वो स्किप करते जाना है, और हर स्टेप पे, हर इटरेशन पे आपने इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है। हर इटरेशन में या फर्स्ट अपडेट होगा या लास्ट, बट मिड जो है वो मस्ट जो है वो अपडेट होगा और उसको न्यू वैल्यू मिलेगी, और उसी की बेस पे हमने डिसाइड करना है कि हमने स्कैनिंग जो है वो लेफ्ट साइड पे करनी है या राइट साइड पे करनी है। अब यहाँ पे आप लोग देख लें इसको, ये सर्च लिस्ट है जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे ये जो होगा ये फर्स्ट हो जाएगा एलिमेंट, इसका इंडेक्स, और ये 6 है, और इसका जो इंडेक्स है वो लास्ट ही रहेगा। अब लास्ट चेंज नहीं हुआ, लास्ट चेंज नहीं हुआ, चेंज जो हुआ है वो फर्स्ट हुआ है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमने चेक ही नहीं करना, वो हमारी सर्च लिस्ट में काउंट ही नहीं हो रही, हमने तो सर्च राइट साइड पे करना है। अब अगेन आप लोगों ने क्या करना है, मिड को दोबारा कैलकुलेट करना है। 6 प्लस 11 ओवर 2 इट मीन्स 17 ओवर 2, तो ये आपके पास 8.5 एंड देन 8, ये चीज काउंट हो जाएगी 8 या 9, ये डिपेंड करता है आप सीलिंग फंक्शन कौन सा है, सील का लगाते हैं फंक्शन या फ्लोर का। सील करेंगे तो 9 हो जाएगा, फ्लोर करेंगे तो 8 हो जाएगा। बहरहाल इट्स अप टू यू कि आप कौन सा फंक्शन यहाँ पे एल्गो में यूज कर लेते हैं। तो फिलहाल हम 8 इसको काउंट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये होगा कि इस 8 पे जब ये सर्च करेगा, ठीक है, फिर वही 3 ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे जो केस हो रहा है आपके पास वो ये है कि की जो है वो ग्रेटर है लिस्ट ऑफ मिड से, और आपके पास यहाँ पे जो की है वो है 75 ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ मिड जो है वो 8 है, और इस जगह पे जो वैल्यू है वो कौन सी है 66। तो 75 ग्रेटर देन 66। तो अब आपके पास जो है फिर फर्स्ट ये हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, और ये फिर आपके पास लास्ट यही रहेगा, लास्ट इक्वल टू 11, और फर्स्ट जो है वो आपके पास हो जाएगा 9, और फिर आप लोग मिड फाइंड करोगे तो आपके पास हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट ओवर 2, और फर्स्ट है 9 और लास्ट है 11 ओवर 2, ये हो जाएगा 10। ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने ये 10 को चेक करना है कि ये एग्जिस्ट, ये एलिमेंट जो है मिड के बराबर, की के बराबर है या नहीं। अगर है देन सक्सेसफुल, अदरवाइज फिर आपने या लेफ्ट पे जाना है या राइट पे। तो इस केस में फिर आपके पास अब लेफ्ट
ये जो लास्ट था ये मूव हो जाएगा। अब लास्ट भी आपका यही होगा और फर्स्ट भी आपका यही हो जाएगा, तो 75 आपको इजीली जो है वो फाउंड हो जाएगा। तो अब हमें टोटल कितने कंपैरिजन करने पड़े हैं? 4। पहले हमने 12 साइज की एरे थी, हमने उसको 6 में डिवाइड किया, देन 3 में डिवाइड किया, देन 1 में, एंड फाइनली आपको उसी 1 लोकेशन पे एलिमेंट फाउंड हो गया। और अगर हम यही काम लीनियर सर्च में करते तो मे बी अब अगर जहाँ पे 75 एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें 10 कंपैरिजन जो है वो परफॉर्म करने पड़ते। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन में भी फर्क आ गया कि यही प्रॉब्लम अगर हम लीनियर सर्च पे सॉल्व करते तो आपको 10 कंपैरिजन करने पड़ते, और अभी आपने बाइनरी से किया है तो आप लोगों को कितने कंपैरिजन करने पड़े हैं? 4 बाइनरी सर्च से। अब ये हमारे पास एल्गो है, एक सूडो कोड है बाइनरी सर्च का। इसके आप स्टार्ट में देख लें, ये इट इज नेम ऑफ सूडो कोड बाइनरी सर्च and it is receiving one array size and search element. These are component of binary search. ये आपके पास n भी हो सकता है और ये आपके पास एलिमेंट जो आप फाइंड करना चाहते हैं की जो है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 वेरिएबल हैं, 2 यहाँ पे मेंशन है और थर्ड वन सेपरेट है। लूप से बाहर हमने इनको इनिशियलाइज कर दिया कि फर्स्ट जो है वो 0 होगा, और अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आप लोग इसको 1 भी कह सकते हैं और इसको लेंथ यानी n-1 भी लिख सकते हैं। आप डेटा स्ट्रक्चर में आप इसको n भी लिख सकते हैं। ये बूलियन वेरिएबल है जैसे हमने लीनियर सर्च में यूज किया था कि एलिमेंट फाउंड होते हैं या नहीं, और ये आपकी एक्चुअल कंडीशन है, कंपाउंड कंडीशन। इसमें ये वाला पार्ट कब होगा? जब फाउंड हो जाएगा और नॉट फाउंड ट्रू फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप लोग लूप से बाहर चले जाओगे, यानी यह एलिमेंट फाइंड हो जाएगा, आप लूप से बाहर जाओगे। अब लूप एंडेड, लूप कब एंड होगी ये हम देखते हैं। नंबर 1, व्हेन एलिमेंट फाउंड, जब एलिमेंट फाउंड होगा तो आपके पास ये जो फाउंड की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ट्रू, और नॉट ट्रू का मतलब जो होता है, नॉट फाउंड का मतलब जो होता है वो होता है फॉल्स, और जब ये फॉल्स होगा तो लूप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और सेकंड आपके पास क्या है कि जब तक फर्स्ट जो है वो लास्ट के इक्वल या कम है तो ठीक है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप पिछले एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में आप लेट करते हैं कि आप लोग सर्च करना चाहते हो 100 को, आपके पास जो की है वो है 100 जिसको आप सर्च करना चाहते हो, तो आप लोग कैसे प्रोसेस करोगे? पहले तो आप लोग इधर देखोगे, इसको ये भी नहीं है, आप इसको सर्च करोगे, इसमें से फिर मिडल देखोगे, फिर आप इसको इधर सर्च करोगे और फिर इधर मिडल देखोगे, फिर आप इसको इधर सर्च करोगे, फिर इसका मिडल होगा। फिर आप देखें पहले केस में फर्स्ट ये था, ये फर्स्ट जो था ये 0 था पहले इटरेशन में, ये फर्स्ट इटरेशन कर दें, ठीक है। और सेकंड इटरेशन में फर्स्ट कितना हो गया? 6, और थर्ड इटरेशन में फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 9, और फिर फोर्थ इटरेशन में फर्स्ट की वैल्यू जो हो गई वो आपके पास हो गई 11, और फिर फिफ्थ इटरेशन जो होगी उसमें जो फर्स्ट की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 12। तो अब देखें लास्ट तो वही 11 रहा है, ये 12 नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट कितना हो गया है? फर्स्ट जो है वो 12 हो चुका है। तो हमने तो लूप उस वक्त तक चलानी है जब तक फर्स्ट लेस देन आर इक्वल टू हो लास्ट के। अब जब फर्स्ट लास्ट से आगे निकल गया, यानी इसकी वैल्यू एक्सीड हो गई लास्ट से, इट मींस कि या तो आप लोग एरे के राइट साइड पे सर्च करते हुए निकल गए हो, लास्ट एलिमेंट से भी आप लोग आगे चले गए हो, या ये होगा कि लास्ट कम होते होते वो फर्स्ट से भी कम हो जाए। तो इन बोथ केसेस आपका मतलब ये होना चाहिए कि एलिमेंट आपको फाइंड नहीं हुआ और लूप आपकी एंड हो जानी चाहिए। लूप उस वक्त तक चलनी चाहिए जब तक फर्स्ट जो है वो किससे कम रहे? लास्ट से। और ये वही प्रोसेस है जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि ये देख लें आप लोग कि आप लोगों ने सर्च करनी है 89 जो यहाँ पे पड़ी हुई है।
पहले इटरेशन में फर्स्ट 0 है, लास्ट 11 है, मिड आप इसको कैलकुलेट करें और मिड का फार्मूला यही है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, फर्स्ट प्लस लास्ट ओवर 2। तो आप ये कैलकुलेट करें और ये एलिमेंट 30 वो है, नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको 2 करने पड़े हैं, ठीक है, एक मिड चेक करने के लिए और एक लेस देन। और इसी तरह अब आपके पास ये जो है फर्स्ट 6 हो गया, पहले फर्स्ट आपके पास ये था, अब फिर ये लास्ट वही रहा है 11 और मिड इसका 8 बन गया, 66 2 कंपैरिजन। अब ये 2 कंपैरिजन कौन से हैं, एक जब आपने मिड को चेक किया और दूसरा आप लोगों ने ये जो चेक किया था कि की क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिस्ट ऑफ मिड है या नहीं, 2 कंपैरिजन हो गए, ठीक है। और इसमें आपका एलिमेंट फाउंड हो गया 1 इटरेशन में। तो आपको कितने इटरेशन करने पड़े, इसके लिए आपको 3 इटरेशन परफॉर्म करने पड़े। और सेकंड केस आप लोग देखें, अगर आपके पास की जो है वो 34 है तो 34 में आपको 4 इटरेशन परफॉर्म करने पड़ गए हैं और 4 में फर्स्ट की वैल्यू भी आप लोग वो कर सकते हो, लास्ट की भी, मिड की भी, और फाइनली आपको जो है आपके एलिमेंट जो है वो फाउंड हो गया है। तो ये हमारे पास जो है 2 सिनेरियो थे। अब आपके पास जो है की एलिमेंट आप फाइंड करना चाहते हो 22, तो 22 जो है लूप स्टॉप हो जाएगी क्योंकि 22 इसको मिलेगा नहीं, इस पूरी एरे में नहीं है। और फर्स्ट की वैल्यू क्या हो रही है, फर्स्ट की वैल्यू जो है वो लास्ट से एक्सीड कर रही है। तो हमारे पास अब सेकंड सिचुएशन हो गई, या एलिमेंट फाउंड हो गया, पिछले 2 सिनेरियो जो थे उसमें एलिमेंट फाउंड हो जाता था, इस सिनेरियो में एलिमेंट फाउंड नहीं हो रहा, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस करके बताया था। तो ऐसे केस में फिर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और आपका जो आउटकम होगा वो अनसक्सेसफुल का होगा। अब इसकी परफॉर्मेंस कि हम बाइनरी सर्च को वो कैसे वो करेंगे, अब इसमें सिंपल आप लोग देख लें कि जब आप लोग हमेशा जब आप मिडल वैल्यू फाइंड करते हो और डिसाइड करते हो कि आपका एलिमेंट सर्च हुआ है या नहीं, उसके बाद आपकी जो एरे का साइज है वो हाफ हो जाता है, यानी कि आफ्टर ईच इटरेशन योर इनपुट साइज रिड्यूस टू हाउ मैनी, कितने साइज में रिड्यूस हो जाता है। मतलब स्टार्ट में अगर आपके पास एरे n की है तो उसके बाद जो सर्च एरे होगी वो n/2 की हो जाती है और n/2 को आप लोग स्किप कर लेते हो, ठीक है। फिर अगर इधर भी एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर ये आपके पास n/4 के कन्वर्ट हो जाती है। अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर आपके पास n/8 और n/8 में इसकी कन्वर्जन हो जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो अब हर एक इस पे आपके ये इटरेशंस काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो किस इसमें होनी चाहिए, वो लॉग में होनी चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम मास्टर थ्योरम और दूसरे रेकरेंस रिलेशन जो बनाई थी कि जिसमें हम इनपुट साइज को जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं सब प्रॉब्लम में, तो वो हमें log ऑफ n में उसका रिजल्ट मिलता है। तो इन दोनों स्लाइड में यही चीज़ शो की गई है कि आपको डिफरेंट यानी कि साइज वगैरह बताया जा रहा है। ये उसका फाइनल कंक्लूजन है कि सपोज दैट L इज़ द लिस्ट ऑफ साइज, आपके पास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो और उसका वो करना चाहें तो आपको टोटल कितने कंपैरिजन में वो आपको मिल जाएंगे, 220 कंपैरिजन आपको परफॉर्म करनेंगे अगर ये सारा डेटा सॉर्टेड हो तो, यानी बाइनरी सर्च के लिए तो सॉर्टेड होना लाजमी है। तो आपको इतने कंपैरिजन में वो कर लेंगे और आपको इतने इटरेशंस में जो है परफॉर्म करने पड़ जाएंगे इसी एलिमेंट इसी एरे में से एलिमेंट को सर्च करने में, ठीक है। To determine whether element is in the binary search, make the most comparison item. Clear? अब इसमें क्या होगा, इसकी complexity वो आपके पास जो होगी log 2n, ये 2 क्या है, आपके पास 2 सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये आपको परफॉर्म करने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको उसमें डिवाइड करें तो यानी n/2 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इनपुट साइज इक्वली हो रहा है, तो ये log 2n में रिजल्ट आ जाएगा और +2 की आइटम्स, यानी कि वो जो आपको 2 एक्स्ट्रा कंपैरिजन करने पड़ते हैं ये उनकी कास्ट है, कंपैरिजन कास्ट है, ठीक है। और वो कंपैरिजन कौन से थे, इफ की इक्वल टू लिस्ट ऑफ मिड और
की ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ मिड और इनमें से की लेस देन लिस्ट ऑफ मिड हो जाएगा। ठीक हो गया। इन दोनों में से एक और एक ये आपको लाजमी हर इटरेशन पे चेक करना है। तो ये आपके पास कितने हो गए, 2 एक्स्ट्रा कंपैरिजन हो गए। एंड फाइनली आई विल कंक्लूड माय लेक्चर। इसमें हम समरी ये है कि सर्चिंग एल्गोरिथम के लिए हमने 2 अप्रोचेस फॉलो की। फर्स्ट वन जो थी वो लीनियर सर्च थी, लीनियर सर्च, और सेकंड वन जो थी हमारे पास बाइनरी सर्च थी। लीनियर सर्च में क्या होता है, आपका हर एलिमेंट जो है आपकी गिवन एरे में, यानी कि आप लोग जो एलिमेंट फाइंड करना चाहते हो उसको आप गिवन एरे के हर एलिमेंट के साथ जो है वो कंपेयर करते हो। अगर आपका जो है एलिमेंट फाउंड हो जाता है तो आपको आउटकम सक्सेसफुल का मिल जाता है, अगर नहीं होता तो आपको अनसक्सेसफुल का आउटकम मिल जाता है। अब इसमें हमारे पास 3 केसेस हमने डिस्कस किए कि लीनियर सर्च में बेस्ट केस क्या था कि आप जो एलिमेंट सर्च करना चाहते थे वो आपको एरे के स्टार्ट पे मिल जाए। सेकंड वर्स्ट केस कि आपको हो सकता है कि एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे मिल जाए, यानी कि लास्ट लोकेशन पे। और थर्ड केस ये था कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बाकी किसी भी लोकेशन पे जो है आपको एलिमेंट जो है वो फाउंड हो सकता है, और ये हमारा एवरेज केस था। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास सर्चिंग टेक्निक है, यानी कि जो हम सर्चिंग एल्गोरिथम राइट किया वो था बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च के लिए 2 चीज़ें होना लाजमी है। नंबर 1, आपकी जो गिवन एरे होगी इट शुड बी सॉर्टेड, वो सॉर्टेड होनी चाहिए। एंड सेकंड जो है एक तो सॉर्टेड है, दूसरा फिर आप लोगों ने डिवाइड एंड कंकर रूल्स को फॉलो करना है, जिसमें ये होगा कि आपका प्रॉब्लम अगर इनपुट साइज n का है तो आफ्टर ईच इटरेशन इट विल बी डिवाइडेड इनटू हाफ में डिवाइड हो जाएगा, n/2 n/2। और इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको मैकेनिज्म को हैंडल करने के लिए हम 3 वेरिएबल यूज करते हैं। एक जो भी आपका मेन प्रॉब्लम में जो एरे होती है और जो उसके सब प्रॉब्लम में एरे होती है, इसके फर्स्ट लोकेशन को हमेशा फर्स्ट वेरिएबल से पॉइंट किया जाता है और लास्ट लोकेशन को वेरिएबल लास्ट से। और मिडल का जो फार्मूला है, जो मिडल लोकेशन फाइंड करते हैं, उसके लिए हम फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 को जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं। अब जो हम बाइनरी सर्च के लिए सॉर्टिंग वगैरह यूज करते हैं कि हमारे पास डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक है। उनमें से हम कोई एक यूज करके अपने एरे के जो डेटा है उसको पहले से सॉर्ट कर लेते हैं, एंड देन वी अप्लाई सर्चिंग एल्गोरिथम। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर inshallah we will discuss about sorting techniques and its analysis. And this was the end of our lecture number 12, and inshallah we'll see you in next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.